हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे क्लासेस में। हम लोग कवर कर रहे हैं अपनी 30 डेज 90 करंट अफेयर्स की सीरीज। इस वीडियो में हम लोग इस हफ्ते की जो भी शॉर्ट न्यूज़ होगी उसको कवर करेंगे, क्योंकि स्टेट पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस तरीके की न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद हम लोग जो भी इस हफ्ते हम लोगों ने जो न्यूज़ कवर करी है उसको जो है हम रिवीजन के रूप में समझेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ हमने करी है और कैसे हम लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, उसके बाद पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। आप समझते हैं कि हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है न्यूज़ इन शॉर्ट देखेंगे, यानी कि जो न्यूज़ इस हफ्ते शॉर्ट न्यूज़ होंगी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमने पिछली वीडियोज़ में कवर नहीं करी है, वो हम सब इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग लॉन्ग न्यूज़ जो हमने पिछली वीडियोज़ में कवर करी है इस हफ्ते, उसको हम रीजन के फॉर्म में समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं और कैसे जो है इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट डेज़ की बात करेंगे जो इस हफ्ते महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं, क्योंकि स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरीके के डेज़ मैच करने को अक्सर आपको सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और आज के अगर यूपीएससी पेपर की मैं बात करूँ तो इस तरीके के सवाल भी आए हैं कि कौन सा ईयर जो है कब मनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है और आपको फैक्चुअल डेटा भी याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग नेशनल पार्क का भी डिस्कशन करेंगे जी, नेशनल पार्क जो है कौन सा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। क्योंकि तो यहाँ पे मेरा पर्पस ये है कि आपको बर्डन ना देना ज़्यादा, आप कम चीज़ों में कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। इसलिए हम लोग एक पैटर्न बेस में चलेंगे कि सारी चीज़ें एक साथ ना देखें, हम लोग टाइम टाइम पे कवर करते रहेंगे, जिससे आपका एक होलिस्टिक अप्रोच बने एग्जाम को लेके और आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी समझ लेंगे, यानी किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में और किस तरीके से पूछा जा सकता है सवाल। तो जिससे कि आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएं एग्जाम के लिए कि आपको क्या पढ़ना है और आपको सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके चैनल को ज्वाइन कर लो। इससे आपको सारी पीडीएफ और सारी अपडेट जो भी याद की होंगी वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, ये आइकन आपको दिख जाएगा एसेट क्लासेस के नाम से, जाके चैनल को ज्वाइन कर लो। अब जो है स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो समझते हैं कि सबसे पहले की शॉर्ट न्यूज़ हमको कौन कौन सी कवर करनी है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का इनॉग्रेशन किया है। इस समिट की अगर मेन एम की बात करें तो टेररिज्म के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रीजन है उसको एक हब के रूप में क्रिएट करना कि किस तरीके से उसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इस समिट का इनॉग्रेशन किया है। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है कि कहाँ पे किया है। अब अगर हम अगली न्यूज़ पर चर्चा करें तो वह स्पाइस स्कीम 2025-36। अब ये स्कीम क्या है, तो बेसिकली ये रिसेंटली भी लॉन्च हुई है। इसका जो मेन एम है बेसिकली स्पाइसेस सेक्टर में जो है सस्टेनेबल फार्मिंग, प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा इसमें। इसमें जो है कार्डेमम यानी कि जो इलायची होती है उसको ग्रो करने में और एनपीओ को जो है सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो स्पाइस स्कीम किससे रिलेटेड है यह मैंने आपको बता दिया। सवाल आपसे इस तरह बन सकता है। फिर इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है कि मिजोरम जो है वो अभी पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है न्यूज़, क्योंकि पहली चीज अगर कोई भी होती है यूपीपीसीएस के लिए थोड़ी सी वो आई कैचिंग चीज होती है कि किस तरीके से वो सवाल इसमें पुट अप कर सकता है आपसे। तो यहाँ पे जो है 98.2% लिटरेसी रेट के साथ जो है वो इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो फुल्ली लिटरेट स्टेट का दर्जा हासिल करने वाला राज्य बना है। ठीक है, इसका जो मेन सक्सेस हुई थी वो डोर टू डोर लिटरेसी कैंपेन चलाई गई थी यहाँ पे, इसलिए जो इस तरीके की सक्सेस हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम अगली न्यूज़ पर चर्चा करते हैं तो बेसिकली जो है इंडिया ने अपना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 हुई है रॉटरडैम में, वहां पर शोकेस किया है। अब देखो इस न्यूज़ से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला तो है कि आप इंडिया ने लॉन्च किया है कौन सा मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, आप यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस कंट्री ने लॉन्च किया है। और दूसरी चीज़ है कि किस समिट में किया है, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। और तीसरा जो क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो समिट है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 ये कहाँ पे हुई है, आपसे सीधे सिटी पूछ सकता है कि कहाँ पे हुई है, मैच करने को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको 3 क्वेश्चन जो है इस स्टेटमेंट में चुके हैं, तो अच्छे से इसको कवर कर लेना। अब अगर हम इसके एम पे बात कर लेते हैं तो 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का इसमें एम रखा गया है और $500 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो लेके आनी है इस मिशन के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हमने कवर करी, कौन सी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी। अब अगर हम अगली न्यूज़ देखें तो वो है शिरोली लिली फेस्टिवल 2025 में। ये बेसिकली फेस्टिवल क्यों इंपॉर्टेंट हुआ है, इतना हाईलाइट क्यों है, बेसिकली सभी जानते हैं कि अभी 2 साल से मणिपुर में किस तरीके से हिंसा हो रही थी, किस तरीके से वहाँ पे जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेके जो है मतभेद था। तो इस वजह से जो है ये फेस्टिवल जो है वो हो नहीं पा रहा था 2 साल से।
लेकिन 2 साल बाद अब जो है ये फेस्टिवल हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एक तो नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट है और दूसरी चीज़ है कि 2 साल बाद हो रहा है। तो फेस्टिवल और इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सवाल आपको इसमें देखने को मिल सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है? ये फेस्टिवल हुआ है मणिपुर में, ठीक है? स्टेट का नाम आप याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जो है बेसिकली जो है कि ग्लोबल ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आउटलुक जो है 2025 वो पब्लिश की गई है। अब वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो वो की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये पब्लिश की गई है। तो इसमें जो है इन्होंने कुछ डेटा बताया है, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात चल रही है और सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट नहीं कर रही है इस टाइम पे। हो सकता है आपको मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं, यूपी पुलिस का मेंस है, उसमें भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये डेटा जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि अपने मेंस आंसर राइटिंग को एनहांस करने के लिए। तो समझते हैं कि उन्होंने बताया क्या है, तो वो ये कह रहे हैं कि 2024 में 25% से ज़्यादा जो कार बिकी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स थी, जो क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की अगर बात करते हैं, तो इंडिया जो है थ्री व्हीलर्स में जो है ग्लोबल लीडर बना हुआ है। यानी कि जो थ्री व्हीलर्स चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसमें जो है इंडिया ग्लोबल लीडर बन चुका है, यानी कि सबसे ज़्यादा सेल जो है वो इंडिया में हो रही है। अब ये उपलब्धि जो इंडिया ने हासिल की है, वो की है पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव के तहत। आपका होमवर्क ये है कि आप पीएम ई ड्राइव के बारे में पूरा पढ़िए और समझिए कि ये योजना क्या है और किससे रिलेटेड है, ठीक है? क्योंकि योजना से सवाल भी आते हैं पेपर में। आप अगर पीसीएस का पेपर उठा के देखोगे यूपी का, तो आपको डेट वाइज़ मैच करनी पड़ती हैं स्कीम्स। तो आप इसका ईयर याद रख लेना कि कब आई है और ये इसका मोटिव क्या है और इसका एम क्या है, ठीक है ना? तो दोनों चीज़ें आपका होमवर्क है, आपको जाके ये देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम अगली न्यूज़ देखें, तो उत्तर प्रदेश ने इंडिया की पहली जंगल सफारी विस्टा डोम ट्रेन लॉन्च की है। यूपी करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आरओ का पेपर भी आ रहा है, तो आपको ये सवाल हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि हम सब प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, अब सवाल कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हमको अपनी तैयारी ऐसे रखनी है ये सारे सवाल हम टैकल कर सकें। तो यूपी ने जो है इस तरीके का एक ट्रेन लॉन्च करी है। ये बेसिकली जो है कतर्निया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में चलेगी। इसका बेसिकली मोटिव क्या है? इको टूरिज्म को प्रमोट करना इसका मोटिव है। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो इंडियन आर्मी ने जो है तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करी है। वो कहाँ पे करी है? वेस्ट बंगाल में। मैच करने को पूछ सकता है, क्योंकि इस तरीके से सवाल आए हैं। 22 दिसंबर को जो यूटीपीसी का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें सवाल पूछे गए थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ले सकता है तीस्ता प्रहार कहाँ पे दी गई है, ठीक है? इसके बाद जो है बेसिकली एक ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी जो है डेड घोषित कर दिया गया है। वो बेसिकली कहाँ पे है? तो वो नेपाल का जो याला ग्लेशियर है, उसको डेड घोषित कर दिया गया है। अब क्यों ऐसा किया गया है? जो कि देखो रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इसमें ये बताया है कि पिछले 40 दशक में ये ग्लेशियर जो है वो 60 टू 70% जो है वो डिप्लीट हो चुका है, यानी कि वो पिघल चुका है। इसलिए जो है और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 2040 तक जो है ये पूरी तरीके से जो है वो वैनिश हो सकता है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। तो ये ग्लेशियर कहाँ पे है? नेपाल में है। याला ग्लेशियर के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे जो है ज्योग्राफी में भी सवाल पूछा जा सकता है इसमें कि याला ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे है, या फिर मैच करने को आ जाएगा तो एक ऑप्शन इसको ये भी रख सकता है कि याला ग्लेशियर आपको लगाना पड़ेगा कि नेपाल में है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी शॉर्ट न्यूज़ थी वो हमने जान ली। आप थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने पिछले हफ्ते जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े थे उसमें जो-जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम समझ लेते हैं कि कौन-कौन सी न्यूज़ हमको देखनी है। तो अब स्टार्ट करता हूँ, समझते हैं कि पहला जो टॉपिक हमने चूज़ किया वो कौन-सा है, वो है आर्टिकल 143। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों आया? तो 13 मई 2025 को जो है हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है कुछ सवाल पूछे हैं। बेसिकली क्या है कि उन्होंने अनुच्छेद 143(1) का जो है उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट से सलाह माँगी है। अब ये सलाह बेसिकली किन मुद्दों पे है, तो हम कुछ-कुछ समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि राज्यपाल द्वारा राज्य सरकारों के विधेयकों को बिना किसी निर्णय के जो रोक देना होता है, वो सही है कि गलत है? और अगर कोई समय सीमा तय नहीं है राज्यपाल के निर्णय को देने के लिए, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जाना सही है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की सीमा को तय करे कि आपको कितने समय में ये बिल पास करना है? तो हमने यहाँ पे जान लिया कि ये मुद्दा क्यों इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम इसके यूपीएससी की रेलेवेंसी की बात करते हैं, तो ये आपको जीएस पेपर 2 मेंस में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कई तरीके से सवाल इसमें पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। पहला आपको मिल सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, जिसमें आपको स्ट्रक्चर पूछ सकता है, फंक्शनिंग पूछ सकता है, पावर्स के बारे में पूछ सकता है, प्रिविलेज के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में भी ये बात कर सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी गई है, यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीनों जो है अपने-अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये तीनों ही जो है किसी के भी कार्य में कोई दखल नहीं देते हैं। फिर आपको फेडरलिज्म से भी जोड़ के सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरा मुद्दा जो है वो सेंट्रल और स्टेट के संबंधों को जो है प्रभावित करने वाला मुद्दा है। तो आप इससे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स का यूज़ किया गया है, जिसमें आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 200 है, 201 है, 142 है, 361 है।
तो ये सारे आर्टिकल जो है वो पूछ सकता है, क्योंकि पीसीएस में आपको इसमें मैथ करने को दे सकता है। 12 अक्टूबर को जो पेपर है यूपी पीसीएस का, हो सकता है कि उसमें इस तरीके के सवाल दे सकता है। तो यहाँ पे हमने पेपर की रेलेवेंसी भी जान ली। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति को इस तरीके से सवाल पूछने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या मुद्दा था? तो इसके बैकग्राउंड को समझिए। तो देखो, बात ये है कि 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है। अब ये निर्णय किससे रिलेटेड था? तो बेसिकली ये निर्णय था तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, इनके बीच में एक मुद्दा पैदा हुआ। बेसिकली वो मुद्दा ये था कि तमिलनाडु की सरकार ने करीब 12 बिल जो है वो पास किए, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा किसी भी एक भी बिल पर जो है स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। तो इससे क्या हुआ कि सरकार जो है थोड़ा-सा चिंतित हुई और इसी मुद्दे को लेके वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है कि इस तरीके से डिले जो है वो गवर्नेंस को अफ़ेक्ट कर रहा है, उनके फंक्शनिंग को जो है वो प्रभावित कर रहा है। तो इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो 8 अप्रैल 2025 को एक निर्णय सुनाता है। उसमें वो कुछ बातें बोलता है, जिसमें वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात करता है। तो बेसिकली सबसे पहले वो ये कहता है कि अगर विधानसभा कोई भी विधेयक जो है राज्यपाल के पास भेजती है दोबारा, सपोज़ विधानसभा ने किसी भी राज्य की विधानसभा ने राज्य के राज्यपाल के पास जो है कोई भी बिल पास करके भेजा, लेकिन राज्यपाल ने जो है अपनी स्वीकृति दिए बिना उसको वापस कर दिया है। तो दोबारा अगर राज्य की विधानसभा राज्यपाल के पास बिल भेजती है, तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर जो है वो निर्णय लेना ही होगा कि या तो वो इस बिल को अनुमति दे, या फिर जो है वो उसको खारिज कर दे, या फिर वो राष्ट्रपति के संज्ञान के लिए भी भेज सकता है। तो उसके लिए उसके पास 1 महीने का समय होगा। वहीं अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए ये समय सीमा 3 महीने निर्धारित की गई है कि अगर कोई राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को बिल भेजता है आर्टिकल 201 के तहत, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर जो है निर्णय लेना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी बोल दी कि अगर तय समय सीमा के भीतर जो है किसी भी तरीके का निर्णय नहीं लिया गया, तो यह मान लिया जाएगा कि उस बिल को स्वीकृति मिली है, यानी कि डीम्ड असेंट की बात जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। तो जब ये निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 143(1) का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट से कुछ 14 जो है वो सलाहें माँगती हैं। अब थोड़ा-सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि इसमें कौन-कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व हैं और इनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले आर्टिकल 143(1) बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये कहता है कि जब भी राष्ट्रपति को किसी कानूनी या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई भी सलाह चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से जो है अपनी सलाह माँग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी राय देता है, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है? वो एक राय है, अगर आप मानना चाहें राष्ट्रपति तो मानेगा, नहीं तो नहीं मान सकता है। इसके बाद आर्टिकल 200 की बात करते हैं, तो ये बेसिकली जो है राज्यपाल के पास जब कोई बिल भेजा जाता है, तो उसके विकल्पों की बात करता है कि राज्यपाल के पास कौन-कौन से विकल्प होते हैं। सबसे पहले बात करें तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास। अगर विधानसभा जो है कोई भी बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजती है, तो वो उसको अपनी मंजूरी दे सकता है या फिर मंजूरी रोक सकता है, उसको वापस भेज सकता है। अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि कौन-सा बिल जो है वो राज्यपाल नहीं भेज सकता है। ये आप कमेंट में क्वेश्चन में बताइएगा कि राज्यपाल जो है किस बिल को वापस नहीं भेज सकता है, ठीक है? उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति के विचार के लिए भी ये रख सकता है कि मैं राष्ट्रपति के विचार के लिए इस बिल को रखूँगा। तो आर्टिकल 200 में इस तरीके से बात की गई है। फिर समझते हैं आर्टिकल 201 के बारे में। तो यहाँ पर जो है अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो वो या तो उस पे मंजूरी दे सकता है, ठीक है? या फिर इसे रोक सकता है। लेकिन अब जो है कोर्ट ने समय सीमा लागू कर दी है कि उसको 3 महीने में इस तरीके का निर्णय लेना होगा। तो आर्टिकल 201 जो है राष्ट्रपति की मंजूरी और उसके रोकने की बात करता है। फिर आगे बात करते हैं तो आर्टिकल 142 आता है। तो ये बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट ये पावर देता है, अगर जहाँ पे कोई कंप्लीट जस्टिस का मुद्दा आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो अपना डिसीजन दे सकती है। फिर आर्टिकल 361 की बात करें तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो उनके कार्यकाल के दौरान, यानी कि जब तक वो राज्यपाल हैं या फिर राष्ट्रपति हैं, कोई भी कानूनी जो है वो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, वो कानूनी रूप से सुरक्षित है, ठीक है? तो ये सारे आर्टिकल जो हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए थे, आपने एक-एक करके हमने सब कुछ समझ लिया है। जो है वो दूसरा टॉपिक है, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी रिसेंटली जो है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है वो 58th जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब समझते हैं कि ये टॉपिक है क्या और इसमें क्यों न्यूज़ में है। तो बेसिकली हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब किसको दिए हैं? तो वो दिए हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को, जो कि संस्कृत में, और उसके बाद जो है गुलज़ार को प्रदान किया गया है। बेसिकली जो है यूपीएससी की रेलेवेंसी की बात करते हैं तो आपको जीएस पेपर 1 में जो है इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो लिटरेचर अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आपको इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स में भी ये इंपॉर्टेंट है ही, और यूपी पीसीएस या फिर अदर स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप देखिए बैकग्राउंड समझते हैं कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार बेसिकली है क्या और कब एस्टैब्लिश किया गया।
तो इसको एस्टैब्लिश किया गया 1961 में। किसके द्वारा? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट जो है, जिनको फाउंड किया था साहू शांति प्रसाद जैन जी ने, ठीक है? इनके द्वारा ये ट्रस्ट जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। इस ट्रस्ट ने 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की नींव रखते हैं। पर्पस क्या है? तो बेसिकली जो लिटरेरी एक्सीलेंस है, यानी कि जो साहित्य में जो एक्सीलेंस जो करते हैं लोग, उनको अवार्ड देना, उनको ऑनर देना, और बेसिकली जो टोटल ऑल अक्रॉस द इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उसमें जो साहित्य लिखा जा रहा है या उनके साहित्य से संबंधित कोई भी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होती है जिन्होंने बहुत एक्सीलेंट काम किया होता है अपने क्षेत्र में, उसको ऑनर देने के लिए इस तरीके के पुरस्कारों की जो स्थापना की गई है। पहला अवार्ड कब दिया गया? तो बेसिकली ये दिया गया 1965 में। यूपीएससी के पर्पज से देखो तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वो पहला पूछ सकता है कि कब दिया गया था, ठीक है? स्टेटमेंट में आपको दे सकता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए, तो उसमें एक स्टेटमेंट ये भी डाल सकता है, ये कब दिया गया था, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडियन लिटरेचर है, उसमें आउटस्टैंडिंग अगर परफॉर्मेंस करते हैं, तो प्रमोट करने के लिए इंडियन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को और कल्चरल हेरिटेज को जो है इस तरीके के पुरस्कार को दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? तो बेसिकली जो इंडियन सिटीजन को ये प्राप्त होता है, और इसमें किस-किस भाषाओं में जो है ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये टोटल जो 22 लैंग्वेज है संविधान में, कौन-सी अनुसूची में, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में कि कौन-सी अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का ज़िक्र किया गया है, ठीक है? अब बेसिकली इंग्लिश जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं, क्योंकि अगर 22 इंडियन लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश जो है वो इंक्लूड नहीं थी। लेकिन 49th जो अवार्ड है, तब से जो है वो इंग्लिश में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यदि मान लो कि किसी भाषा को, सपोज़ अगर हिंदी को इस बार पुरस्कार मिल जाता है, तो अगले 3 वर्षों तक जो है वो हिंदी में कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है कि लैंग्वेज को प्रमोट करना, है ना? तो अब बार-बार अगर एक ही लैंग्वेज को अवार्ड दिया जाएगा तो फिर बाकी लैंग्वेज प्रमोट नहीं होंगी। तो इसलिए जो है इस तरीके की चीज़ें रखी गई हैं कि एक बार अगर आप किसी लैंग्वेज में पुरस्कार देते हैं, तो 3 सालों तक जो है वो उस लैंग्वेज में पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती है और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं आपके लिए, स्टेटमेंट के अगर पर्पज़ से मैं बताऊँ, ठीक है? फिर उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जितनी भी लिटरेरी बॉडीज़ हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, है ना? क्रिटिक्स हो गए, रीडर्स हो गए, वो अपना नाम भेजते हैं, ठीक है? उसके बाद एक लैंग्वेज एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाता है, जो 3 मेंबर की एक्सपर्ट पैनल होते हैं, जो पर लैंग्वेज डिसाइड होती है। यानी कि हर भाषा पे जो है इस तरीके की कमेटी का चयन होता है, जो कि प्रपोज़ल को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कैंडिडेट के, और समझते हैं कि ये कैंडिडेट एक्चुअल अवार्ड के काबिल है कि नहीं है, ठीक है? इसके बाद जो है एक फाइनल सिलेक्शन कमेटी बनती है, जो कि फाइनल डिसीजन लेती है कि किसको अवार्ड दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। आप समझते हैं कि इसमें क्या-क्या मिल सकता है, तो 11 लाख का कैश प्राइज़ मिलता है, ठीक है? एक साइटेशन मिलती है, वो प्लेक मिलता है, ठीक है? अब हम समझते हैं अगला जो टॉपिक है वो है राइट टू डिजिटल एक्सेस, यानी कि डिजिटल एक्सेस जो है एक मूल अधिकार बन चुका है। जो इंटरनेट तक पहुँच है, वो एक मूल अधिकार माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक डिसीजन दिया है, जिसमें उसने ये बोला है कि राइट टू डिजिटल एक्सेस जो है एक मौलिक अधिकार है, यानी कि आप इंटरनेट के लिए स्वतंत्र हैं, आप इंटरनेट की माँग करते हैं, तो ये आपका मूल अधिकार होता है। समझते हैं इसके बारे में बैकग्राउंड। बेसिकली क्या हुआ है कि जो प्रज्ञा प्रसून और अमर जैन जो हैं, उन और यूनियन ऑफ इंडिया, उनके मध्य एक केस होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन देता है कि राइट टू डिजिटल एक्सेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। यानी कि आर्टिकल 21 के तहत जो है, जो डिजिटल एक्सेस जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है और इसको मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। अपने इस निर्णय में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसमें ये बोला है कि जो डिजिटल केवाईसी सिस्टम है, उसके माध्यम से जो है ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि इससे जो है यूनिवर्सल डिजिटल एक्सेस मिले, खासकर उन व्यक्तियों को जो फिजिकली रूप से डिसेबल्ड हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई दृष्टिहीन है या फिर किसी की हाथ पैरों की कोई अक्षमता है, तो इसलिए जो है ये इंश्योर किया जाए कि जो इस तरीके का जो समूह है, उनकी डिजिटल एक्सेस हो सके और डिजिटल साधनों तक जो है उनकी पहुँच आसान हो सके, ठीक है? तो इसलिए जो है ये पूरा मुद्दा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहने का तात्पर्य ये था। जीएस पेपर के रेलेवेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड आपको इससे सवाल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स और जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एथिक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? इंक्लूसिवनेस, एम्पैथी, ठीक है? पॉलिसी डिज़ाइन में किस तरीके से होनी चाहिए, इक्विटी एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कैसे होनी चाहिए, है ना? तो गुड गवर्नेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि रिसेंट आप एक ये डिसीजन का आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से जो है वो डिसीजन दिया है, जो कि राइट टू डिजिटल एक्सेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है।
कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं या फिर जो हाशिए पे जो वर्ग हैं उनके लिए किस तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपने रेलेवेंसी भी देख ली। अब बेसिकली इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ये मुद्दा क्यों निकल के आया? तो देखो बात ये है कि इंडिया जो है डिजिटल इंडिया मिशन चला रहा है, जिसमें जो है आधार कार्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गए, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई है ना, इस तरीके से चीज़ें जो चला रहा है। इसमें केवाईसी करना ज़रूरी होता है। इससे जो है डिजिटल एक्सेस जो है सभी नागरिकों को मिले। बट इन सब प्लेटफ़ॉर्म में इस एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्क्रीन रीडर्स हैं, ऑडियो प्रॉम्प्ट्स हैं वो मिसिंग है। जिससे कि जो हैंडीकैप्ड पीपल हैं, जो कि अक्षम हैं अपने इन सब चीज़ों को करने में, तो उनके लिए जो है इस तरीके से चीज़ें जो है टफ़ होती जा रही थी। तो इसीलिए जो है ये केस निकल के सामने आता है कि किस तरीके से जो राइट टू डिजिटल एक्सेस है उसको एक मौलिक अधिकार माना जा रहा है आर्टिकल 21 के तहत में। अब हम समझते हैं कि राइट टू डिजिटल एक्सेस बेसिकली है क्या? तो बेसिकली राइट टू डिजिटल एक्सेस वो है कि जो हर नागरिक हमारे भारत का और हर अक्षम व्यक्ति जो फिजिकली रूप से जो हैंडीकैप हैं, वो भारत की डिजिटल सेवाओं का लाभ ले सकें और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ कर सकें अच्छे तरीके से, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसको आर्टिकल 21 का एक अभिन्न अंग माना है और इसको अन्य आर्टिकल से भी जोड़ा है जिसमें आर्टिकल 14 आता है जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, आर्टिकल 15 आता है जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है और आर्टिकल 38 आता है जो स्टेट की ड्यूटी को डिफाइन करता है कि सोशल जस्टिस के रूप में जो स्टेट किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि राइट टू डिजिटल एक्सेस बेसिकली है क्या। अब यहाँ पे जो है कोर इशू कौन-कौन से हैं, यानी कि कौन-कौन से मुद्दे यहाँ पे निकल के सामने आते हैं। बेसिकली जो है इनएक्सेसिबल डिजिटल केवाईसी, फेशियल रिकॉग्निशन अगर है, आई ब्लिंक्स हो गई, सेल्फीज़ हो गई, है ना? ओटीपी हो गए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो पीडब्ल्यू यानी कि अगर मान लो कोई दृष्टिहीन है तो वो अपना केवाईसी कैसे कराएगा? ठीक है? मान लो किसी का हाथ नहीं है तो वो फिंगरप्रिंट कैसे देगा? तो इस तरीके के जो इश्यू आते हैं ना, तो इनको यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। उसके बाद जो है वायलेशन ऑफ जो है डिसेबिलिटी लॉ है। इसके बाद डिज़ाइन डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे। क्योंकि जो है ये जो प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किए गए हैं, ये एक एवरेज यूज़र के लिए किए गए हैं। इसमें किसी भी तरीके की जो डाइवर्स नीड्स होती हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनके लिए किसी भी तरीके के कोई भी प्रावधान इसमें नहीं किए गए हैं। ठीक है? फिर जो है ये वाइडनिंग करता है डिजिटल डिवाइड को, यानी कि एक बहुत बड़ा सेक्शन जो पीडब्ल्यूडी सेक्शन है, वो इस तरीके से डिजिटल चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, जो कि एक डिजिटल डिवाइड को ये शो करता है। ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट 1923 समझते हैं कि जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों जो है हाइलाइटेड हुआ है। तो देखो एक ज्योति मल्होत्रा नाम के एक यूट्यूबर हैं जिनका यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विद जो नाम से, जिसमें उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं। उनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरेस्ट किया गया, जब पता चला कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के एक ऑफिसर के साथ कॉन्टैक्ट में थी और उनके लिए जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी। पुलिस ने ये भी बताया कि उनके पास कई डेटा डिवाइसेस थी जिनके द्वारा जो है एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म जो होते हैं, यानी कि टेलीग्राम अगर हो गया, उसके बाद स्नैपचैट हो गया, उसके माध्यम से जो है वो रेगुलर कॉन्टैक्ट कर रही थी पाकिस्तान एजेंट्स के साथ। उनको सेक्शन 3 एंड 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और सेक्शन 152 जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत जो है वो चार्ज किया गया है। यूपीएससी के रेलेवेंसी की अगर हम बात करते हैं तो आप इसको जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923, ये ब्रिटिश एरा का लॉ है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड लोगों तक पहुंचने से रोकता है। और इसको जो है पहली बार जो है वो 1889 में लाया गया था। उसके बाद जो है 1904 में इसको अमेंड किया गया और इसको रिवाइज़ किया गया 1923। ठीक है? तो ये इसका पूरा बैकग्राउंड था। अब इसके की प्रोविज़न्स को समझ लेते हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें कौन-कौन से प्रोविज़न है। तो इसका जो एक सेक्शन 3 है, वो जो है अगर कोई व्यक्ति प्रोहिबिटेड जगह पर जाता है या सेंसिटिव प्लान्स, कोड्स या डॉक्यूमेंट शेयर करता है तो उसको 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है? इसका पनिशमेंट ये है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 5 आता है। अगर कोई जानबूझकर या लापरवाही से जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करता है तो 3 साल तक की जो है उसको सज़ा हो सकती है। पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, इसमें सर्च कर सकती है। हालाँकि इसको कई बार क्रिटिसिज़्म भी झेलना पड़ता है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, पर ये सब सवाल-जवाब तो होते रहते हैं। भैया हमको जो है पेपर से रिलेटेड चीज़ें जाननी है कि कौन-कौन से सेक्शन इसमें इम्पोर्टेंट हैं। अब जो है 152 सेक्शन जो है भारतीय न्याय संहिता का उसको समझते हैं। तो ये सेक्शन जो है ये सेडिशन लॉ को रिप्लेस करता है, जो पहले जो है आईपीसी का सेक्शन जो था 124 ए था। अगर कोई व्यक्ति इसमें लिखित या बोलकर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी बातें करता है जो भारत की सॉवरेनिटी पे, यूनिटी पे, इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाता है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और कुछ फाइन भी लग सकता है। ठीक है? ये जो ना बेसिकली मॉडर्न डिजिटल एज के लिए बनाया गया एक कानून है, जहाँ सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट भी जो है कवर किया जाता है। ठीक? तो इस जो नेक्स्ट हमको न्यूज़ कवर करनी है वो है आइडियाज़ फॉर लाइट इनिशिएटिव। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है तो इसको भी जान देते हैं। तो अभी रिसेंटली जो हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसने आइडियाज़ फॉर लाइफ के 21 विनिंग आइडियाज़ को अनाउंस किया है। ये आइडियाज़ जो है स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टीज़ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से
क्राउड सोर्स किए गए थे ताकि जो है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए नए और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिल सके। इसलिए जो है ये जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी में आने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट से इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी में आते रहते हैं। यूपीएससी की रेलेवेंसी की अगर हम बात करते हैं तो जीएस पेपर 3 जिसमें एनवायरनमेंट आता है उससे आप इसको जोड़ सकते हैं, और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस का जो है ये भी मुद्दा बन सकता है। ठीक है, अब समझते हैं कि आइडियाज़ फॉर लाइफ जो है बेसिकली क्या है। तो आइडियाज़ फॉर लाइफ जो इनिशिएटिव है वो एक डेडिकेटेड पोर्टल पर लॉन्च हुआ था, जिसका मेन एम है स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जो इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल आइडियाज़ कलेक्ट करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करना। अब इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं कि ये मिशन जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये बिहेवियरल चेंज को जो है प्रमोट करता है। ये इनिशिएटिव लोगों को एनकरेज करता है कि वो अपनी डेली लाइफ में एनर्जी और वाटर सेव करें, ठीक है, वेस्ट कम करें और सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करें। यानी कि रिसाइकलिंग प्रोसेस को जो है इसमें प्रमोट किया जाता है कि आप कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ करें जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं और बाद में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है यूथ एंगेजमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। यूथ को जो है वो डायरेक्ट क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा बनाया जाता है। इसमें उनके आइडियाज़ को नेशनल प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। मिशन लाइफ की बात करते हैं और सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, तो ये इनिशिएटिव जो है इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है उसको भी सपोर्ट करता है। मिशन लाइफ को जो है मैंने कल वाली वीडियो में कवर किया है, उसको भी देख लेना वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो कि मिशन लाइफ क्या होता है। उसको मैंने डिटेल में कवर किया है कि मिशन लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है और वो होता क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्केलेबल इम्पैक्ट ये डालता है कि जो विनिंग आइडियाज़ हैं उनको नेशनल या इवन ग्लोबल लेवल पर जो है रेप्लिकेट किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो वो है चागोस आइलैंड। अब चागोस आइलैंड क्यों हाईलाइट है तो वो भी समझते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ की जो है एक न्यूज़ है। प्लेसेस इन न्यूज़ अक्सर यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं कि वो सीधे-सीधे नाम लेता है कि ये लोकेशन कहाँ पे है और इसका अगर कोई आस-पास की टेरिटरी है या फिर कोई वाटर बॉडी है तो उससे रिलेटेड भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो समझते हैं कि ये चागोस आइलैंड इतना हाईलाइट क्यों है। तो बेसिकली बात ये है कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो चागोस आइलैंड की जो सोवरेनिटी है वो मॉरिशस को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है। इस डील के तहत जो है यूके जो है मॉरिशस को हर साल $136 मिलियन पे करेगा ताकि वो यूएस यूके मिलिट्री बेस जो डियागो गार्सिया है को कम से कम 99 साल तक के लिए लीज पर वापस ले सके। इसलिए जो है चागोस आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो यूपीएससी की रेलेवेंसी की बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 से संबंधित आपको इससे सवाल देखने को मिल सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स में मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से सवाल इसमें बनने के चांसेस होते हैं। तो चागोस आइलैंड के बारे में समझते हैं। तो चागोस आइलैंड जो है बेसिकली इंडियन ओशन में पड़ता है और ये 7 एटोल्स और 60 प्लस आइलैंड का ग्रुप है। अब एटोल्स क्या होते हैं उसको भी समझते हैं कि एटोल किसे कहते हैं। तो एटोल बेसिकली ये गोलाकार और अर्ध गोलाकार प्रवाल द्वीप होते हैं, यानी कि कोरल आइलैंड होते हैं, जो एक लैगून यानी कि शांत पानी के तालाब या झील को चारों तरफ से घेरते हैं। ये आमतौर पर समुद्र के अंदर डूबे ज्वालामुखी द्वीप के चारों ओर प्रवाल से बनने से बनती है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का एक फैक्ट आपको तैयार हो गया कि एटोल किसे कहते हैं। इसके बाद जो हिस्ट्री की बात करते हैं तो इनको ब्रिटिश इंडियन ओशन ट्रीटी यानी कि बीआईओटी के नाम से भी जाना जाता है। 1965 में जब मॉरिशस ब्रिटिश कॉलोनी थी तब यूके ने चागोस आइलैंड को मॉरिशस से अलग कर दिया था। हालांकि इसमें मॉरिशस का कहना है कि उनको इंडिपेंडेंस मिलने के बदले में ये आइलैंड जबरदस्ती छीन लिया गया था। तो ये इसका हमने हिस्ट्री जान ली कि इसका हिस्ट्री क्या थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना आइलैंड, हम इसको थोड़े से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं। ये बेस बेसिकली यूएस और यूके के लिए इंडियन ओशन रीजन में एक मेजर स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में काम करता है। इससे जो है यूएस जो है वो चाइना के प्रेजेंस को थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना इंडियन ओशन में आने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ से जो है वो चाइना को टैकल करने में आसानी होगी। अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो अगली न्यूज़ है अमृत भारत रेलवे स्टेशंस। अब ये न्यूज़ क्या है, इसके बारे में भी समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मुद्दा ये है कि जो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है 103 अमृत भारतीय रेलवे स्टेशन का जो इनॉग्रेशन किया है, जो 86 डिस्ट्रिक्ट में है और 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है मिला के इस तरीके का उद्घाटन किया गया है। ये इनॉग्रेशन जो है वो देशनौक राजस्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में किया गया था। ये पूरा जो इनिशिएटिव है ना, ये भारत की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने के लिए एक मेजर स्टेप है। ठीक है, आप समझते हैं कि यूपीएससी की रेलेवेंसी क्या है। तो देखो आप इसको जीएस पेपर 2 से जोड़ दीजिएगा, गवर्नेंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर से। उसके बाद जो है जीएस पेपर 3 का जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है आप उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। आप समझते हैं कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन है क्या? तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका एम है 1275 रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज और रीडेवलप करना। वो भी जो है लॉन्ग टर्म और फेज विजन के साथ किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो स्टेशंस हैं उनको मॉडर्नाइज करना है और जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके एक मॉडर्न फॉर्म में हमको एक
रेलवे स्टेशन को बनाना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये स्कीम जो है 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका विज़न बेसिकली वही है कि रेलवे स्टेशन को फ्यूचर रेडी बनाना, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ जो है डेवलप करना। अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पैसेंजर्स को ना वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ देना, जैसे कि जो बेटर वेटिंग हॉल जहाँ पे आप रुक के ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, टॉयलेट्स की सुविधा देना, लिफ्ट्स देना, एस्केलेटर्स बनाना, फ्री वाई-फाई होना और डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है बनाने के इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया है। इसके बाद जो है हेरिटेज को प्रोजेक्ट करना और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे जो है लोकल कल्चर और आर्ट जो है वो प्रमोट की जा सके। इसके बाद जो है रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी एक इसका उद्देश्य है। अगर चौथे पॉइंट की मैं बात करूँ तो रेलवे स्टेशन को जो है मल्टी मॉडल अर्बन मोबिलिटी हब्स के रूप में जो है डेवलप करना, जहाँ से जो है आपको मेट्रो, बस या सिटी ट्रांसपोर्ट का सीमलेस कनेक्शन जो है मिले। अब इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं कि की फीचर्स बेसिकली क्या हैं। तो यहाँ पे देखो मास्टर प्लान अप्रोच रखी गई है कि हर स्टेशन को डेवलपमेंट फेज़ मैनर में होना है। फ्यूचर नीड्स के हिसाब से इसको किया जाएगा। इसके बाद जो है पैसेंजर एमिनिटी की अगर हम बात करें, इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, वेटिंग हॉल्स, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, टॉयलेट्स, लिफ्ट्स और एस्केलेटर की सुविधा देना, फ्री वाई-फाई हो गया, डिजिटल पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम रखना, ठीक है? बिज़नेस लॉन्च बनाना, इसके बाद जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में जो है इसको प्रमोट करना और रूफ प्लाज़ास के रूप में डेवलप करना। आर्किटेक्चरल इंटीग्रेशन करना कि हर स्टेशन का डिज़ाइन जो है लोकल आर्ट के बेसिस पे किया जाए। कल्चर और हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता हुआ एक आर्किटेक्चर डेवलप करने का इसमें प्लान किया गया है। इसका एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे राजस्थान के स्टेशन में जो है राजपूताना आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसमें प्रमोट किया जाएगा कि इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज़ किया जाए, सस्टेनेबल डिज़ाइन जो है प्रमोट की जाए और दिव्यांगजन फ्रेंडली फैसिलिटी को जो है फ़ोकस के रूप में रखा जाए। उसके बाद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी, जैसे कि मेट्रो, बस टर्मिनल और सिटी के जो स्टेशंस हैं, ट्रांसपोर्ट जो भी संसाधन हैं, उनको जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए। इससे जो है इकोनॉमिक बूस्ट भी होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इसमें, ठीक है? टूरिज़्म को सपोर्ट किया जाएगा और लोकल हैंडीक्राफ्ट को जो प्रमोट किया जाएगा। 16th सेंचुरी कल्चरल इंस्क्रिप्शन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो बात ये है कि बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की गई है, जो कि है बुटाला कल्चरल इंस्क्रिप्शन, ठीक है? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये बेसिकली इंस्क्रिप्शन जो है वो 16th सेंचुरी का है, जो चंद्रशेखर टेम्पल के पास बुटाला गाँव जो है हवेली डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में पड़ती है, उसमें जो है ये मिला है। इसके बाद जो है इसमें बेसिकली क्लियर लिखा हुआ है कि 1539 में एक भयंकर जो है सूखा पड़ा था, जिसमें जो है 6307 लोगों की मौत हो गई थी। बेसिकली क्या है कि ये सबसे पुराना इंडिया का जो है एपिग्राफिक एविडेंस है, जो किसी ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को जो है रिकॉर्ड करता है। यानी कि पहली बार ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इतने लोगों की जान गई है एक डिजास्टर के थ्रू। तो ये जो है न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर में आपसे सवाल बन जाए। रेलेवेंसी की बात करें तो जीएस पेपर 1 में इसको आप जोड़ के रखिए, जिसमें जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से सवाल आते हैं, और जीएस पेपर 3 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो पॉइंट है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है? आप समझते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है इसके बारे में समझते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली गुटाला गाँव में एक स्टोन स्लैब पर लिखा हुआ है और लैंग्वेज और इसके दोनों जो है इसकी कन्नड़ है। इसमें जो है सीधा लिखा हुआ है कि उस समय 12 यानी कि सूखे को 12 बोला जाता है, की वजह से जो हज़ारों लोग मर गए थे। इस स्टोन पर जो एक स्कल्पचर भी बना हुआ है जिसमें मुरलैया एक टोकरी में लाशें जो है ले जा रहे हैं। अब जो मुरलैया कौन है? तो ये जो है वो एक लोकल रेसिडेंट थे, जिन्होंने जो है ये लाशें जो मरे थे लोग उनको टोकरियों में दफनाया था, और ये काम जो है उन्होंने तिम्मारासा स्वामी एक रूलर हुआ करते थे, उनके लिए जो है पुण्य कमाने के लिए इस तरीके के काम किया है, ठीक है? अब ये इंस्क्रिप्शन इतना रेयर क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्स्ट के साथ-साथ जो है विजुअल आर्ट भी जो है दिखाई गई है, जो डिज़ास्टर को दिखाता है, ठीक है? क्योंकि पहली बार इस तरीके की चीज़ें मिली हैं और इस तरीके से विजुअल्स भी इसमें दिखाए गए हैं, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब जो है बात करते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये इंस्क्रिप्शन जो है वो एग्ज़ैक्ट डेथ टोल बताता है, यानी कितने लोग मरे हैं, और सोशल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करता है, जो बहुत रेयर देखने को मिलता है इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है? इसमें स्कल्पचर और टेक्स्ट जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो किसी डिज़ास्टर को डॉक्यूमेंट करता है। ये आर्ट हिस्ट्री और डिज़ास्टर मैनेजमेंट दोनों के लिए जो है वैल्यूएबल है, तो यूपीएससी के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो पाए, ठीक है? अब हमने लॉन्ग न्यूज़ भी कवर कर ली है, रिवीजन भी कर लिया। अब जो है इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से दिवस जो है वो इस हफ्ते थे और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले 18 मई की अगर हम बात करें, तो उसमें 3 दिवस मनाए गए हैं। पहला हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेस डे, जो कि 3rd सैटरडे को जो मई का होता है और इस पे मनाया जाता है, ठीक है? अब ये डेट कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस साल के लिए आपको डेट याद रखनी है, वो 18 मई को ही है। बाकी जो है आपको यही याद रखना है कि तीसरे शनिवार को जो है, जो भी मई का पड़ता है, उसको ये मनाया जाता है।
इसके बाद जो है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया गया है। फिर जो है इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी जो है 18 मई को मनाया जाता है। अब जो है 21 मई की मैं बात करूँ तो 21 मई को जो है नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। फिर जो है 22 मई की मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो डे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने 22 दिसंबर 2024 का पेपर देखा होगा यूट्यूब पीसीएस का, तो आपको पता होगा कि ये सेगमेंट क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 सवाल जो है पेपर में देखने को मिले थे, जिसमें आपको डेज बताने थे कि ये दिवस कब मनाया जाता है। बहुत टफ डेज थे जो कि इन जनरली जो है को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि देखो बात सही है कि अब आप कहने को कुछ भी कर लो कि ये क्यों नहीं पढ़ा, वो क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन एक हमारी भी एक लिमिट है, हमारे दिमाग की लिए लिमिट है, कितना याद कर सकते हैं। और बेसिकली मेजॉरिटी में बंदा वही पढ़ता है जो एक इन जनरल परसेप्शन बना होता है आपकी तैयारी का कि ये चीज़ें तो हमको कवर करके जानी ही है। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो वो उस तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर देता है जो कि आपने नहीं पढ़े होते हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हमको जो है अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा कि हम जो है कहाँ लैग कर गए हैं। तो इसलिए जो है ये सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ना कि इंपॉर्टेंट डेज कौन-कौन से हैं। अब जो है हम लोग एक नेशनल पार्क की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमको जो आज नेशनल पार्क कवर करना है वो है दुधवा नेशनल पार्क। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं, तो समझते हैं दुधवा नेशनल पार्क बेसिकली है कहाँ पे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जो है लखीमपुर खीरी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे जो है ये लोकेटेड है। और ये जो है इंडो नेपाल जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल पास में जो है सिचुएटेड है, यानी कि यहाँ से इंडिया नेपाल का बॉर्डर बहुत नज़दीक है। दुधवा जो है बेसिकली तराई रीजन का एक हिस्सा है, जो अपनी रिच डाइवर्सिटी के लिए और यूनिक इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। इस पार्क की लोकेशन ना इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इंडिया नेपाल के ये जो है ये वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एक नेचुरल कॉरिडोर जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ये कब जो है एस्टैब्लिश किया गया है। तो देखो दुधवा नेशनल पार्क को 1958 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका जो है मेन एम उस टाइम था कि जो स्वैम्प डियर होते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 1977 में जो है इसे नेशनल पार्क का स्टेटस मिल जाता है और 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व का जो है कोर पार्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये डेट आपको थोड़ा याद रख लेना कि 1958 में जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं और उसके बाद 1977 में ये नेशनल पार्क के रूप में मनाया जाता है और 1987 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में भी एस्टैब्लिश किया जाता है। इसके एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका कोर एरिया जो है लगभग 490 स्क्वायर किलोमीटर का है और पूरा जो टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब जो है इसकी फौना और फ्लोरा यानी कि जो वनस्पति और जो जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क में कुछ फ्लैगशिप स्पीशीज भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि बंगाल टाइगर हो गया, इंडियन वन हॉर्न राइनो हो गया जिसको री इंट्रोड्यूस किया गया है इस नेशनल पार्क में। उसके बाद स्वयं डियर यानी कि जो बारहसिंगा होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लेपर्ड आता है, एलिफेंट यहाँ पे मिल जाएगा, स्लॉथ बियर आपको देखने को मिल सकते हैं। बर्ड लवर्स के लिए भी ये पार्क बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ना यहाँ पे 450 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज मिलती हैं। अगर आप पक्षियों को देखने के शौकीन हैं तो आप इस नेशनल पार्क में जा सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अब हमने यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में भी समझ लिया। अब कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे लिए हैं। ये मैंने जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया है उसमें भी आपको बताया है और आज ही हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से सवाल बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप जाइए आप उसको अटेम्प्ट करिए और इवेलुएट करिए कि आपने जो है कितना टॉपिक समझा है। और अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा रिवाइज करो, अच्छे से करो, मेहनत करते रहोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे एक ना एक दिन। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करते करते आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।